जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पीछे के क्लास में हम लोगों ने संख्याओं से संबंधित चर्चा कर ली है। चूँकि हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति ये वाला चैप्टर थोड़ा लंबा है और ये सभी कंपटीशन सभी एग्जामों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे क्वेश्चन आने की संभावना 100% रहती है किसी भी एग्जाम में। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज के क्लास में दशमलव प्रसार, डेसिमल एक्सपेंशन। अब डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में हो सकता है आप सुने हो, क्योंकि ये बेसिक क्लास के ही टॉपिक है। ये बेसिक क्लास का ही टॉपिक है डेसिमल एक्सपेंशन। तो सबसे पहले डेसिमल एक्सपेंशन होता क्या है, दशमलव प्रसार होता क्या? जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा होगा आपको, दशमलव का ही प्रसार, यानी कि दशमलव के बाद क्या हो रहा है। किसी भी भिन्न का जो रिजल्ट आता है, जैसे भिन्न मतलब p/q, तो p/q, p क्या है? अंश, q क्या है? हर। तो अंश में हर से जब भाग देंगे तो जो रिजल्ट आता है, ठीक, उसी रिजल्ट पे डिपेंड करता है। उस रिजल्ट पे कई कंडीशन बन सकते हैं। जैसे 6 में 2 से भाग देंगे यदि, तो 6/2 यानी 3 आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, सीधे सीधे मामला एकदम शांत हो गया, भाग खत्म हो गई, शेषफल 0 हो गया। फिर वहीं पे देखिए 1/3 कर दीजिए या 1/2 कर लीजिए। पहले 1/2 करिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी शेषफल क्या हो रहा है? 0 हो रहा है, लेकिन 0.5 रिजल्ट आ रहा है, लेकिन शेषफल यहाँ भी 0 हो रहा है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, 1/3 ले लेते हैं। 1/3, तो इसमें शेषफल 0 नहीं होगा। 1/3 को जब आप हल करेंगे तो इसमें शेषफल 0 नहीं होगा। थोड़ा इसको हम लोग बल्कि इस बोर्ड से ही समझते हैं। जैसे अगर आप 6/2 ले रहे हैं एग्जाम्पल में, तो आंसर 3 आता है और शेषफल 0 आ जाता है। ऐसा होता है, आप जान ही रहे हैं। होता नहीं है तो आप लगा के चेक कर लीजिएगा। अच्छा, 1/2 ले रहे हैं, ये मैं क्यों समझा रहा हूँ? ये मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी संख्या में किसी भी संख्या से भाग देने पर कई कंडीशन बनती हैं, कई स्थितियां बनती हैं। किसी में से एक में शेषफल 0 होगा, एक में शेषफल 0 नहीं होगा। किसी भी संख्या से किसी भी संख्या में भाग देने पर या तो शेषफल 0 होगा या शेषफल 0 नहीं होगा। ठीक, तो शेषफल 0 होगा तो 0 होगा, नहीं होगा तो उसमें 2 कंडीशन बनेगी। यदि शेषफल 0 नहीं होगा तो उसमें 2 कंडीशन बनेगी। एक बनेगी पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद एक ही संख्या, एक ही अंक या अंकों का समूह रिपीट करेगा, ठीक, या कोई अंक रिपीट नहीं करेगा, भाग भी खत्म नहीं होगी। शेषफल 0 नहीं होने का अर्थ यही है कि भाग खत्म नहीं हो रही है, भाग खत्म नहीं हो रही है, इसका मतलब यही है। तो वही कंडीशन मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या कंडीशन बन रही है। 6 में 2 से भाग दिया, 3 या शेषफल 0, ठीक। 1/2 में दिया तो यहाँ भी क्या आ रहा है? 0.5, यहाँ भी शेषफल 0, ठीक। तो ये ऐसे ही उदाहरण है। फिर 1/3 कर दीजिए, यहाँ देखिए 0.3, 3, 3, 3, 3 डॉट डॉट डॉट, यहाँ शेषफल 0 नहीं हो रहा है, इसमें शेषफल 0 नहीं होगा। आप करके देख लीजिएगा, ठीक। इसी तरह आप और भी संख्या ले लीजिए, 1/7 लेंगे, इसमें भी कुछ आएगा, इसमें भी 0.1 करके ऐसे कुछ आएगा, तो इसमें भी शेषफल 0 नहीं होगा, इसमें भी शेषफल 0 नहीं होगा। इसी तरह एक रिजल्ट और हम लोग लेते हैं, जैसे रिजल्ट ही ले लेते हैं, मान लीजिए 23.86329808, सब क्या है? डॉट इनफाइनाइट। इसमें देखिए, इसमें कहीं भी संख्या रिपीट नहीं कर रही है, ठीक है। इसको चलिए हम हटा ही देते हैं, आप इसको हल करके चेक कर लीजिएगा, ठीक। तो 0.3333 डॉट 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 इनफाइनाइट, ठीक। अच्छा, 1/7 को ले ही लीजिए, आप हल कर लीजिएगा, देखिए कितना आ रहा है। 1/7 करिए तो कितना आ रहा है? पॉइंट बढ़ाएंगे तो 0 हो जाएगा, 7 × 9 7, फिर 10 में 7 या 3, 30 हो गया, 7 चौका 28, 2 बचा, फिर 0 बढ़ेगा तो 7 दूनी 14, फिर 20 में से 14 या 6, ठीक। फिर 60 होगा, 7 9 7 बटे 56,
4 बचेगा, 40 हो गया। फिर 7 बचे 35, ठीक, तो कितना 5 बचा। फिर 50 हो गया, 7 बटे 7 सत्ते 49 कर लीजिए। 1 बचा, ठीक, अब 1 बचा। अब फिर यहीं से क्या हो जाएगा, 1 चालू हो जाएगा, 7 का नाम 7। फिर अब यही संख्या रिपीट करेगी, 1, देखिए 1, 4, 2, 8, 5, 7, इनफाइनाइट। देखिए ये जो संख्या है यहाँ से यहाँ तक, अब यही संख्या बार बार आएगी। अब आगे भाग करके चेक कर लीजिएगा, 1, 4, 2, 8, 5, 7, फिर 1, 4, 2, 8, 5, 7, फिर 1, 4, 2, 8, 5, 7। शेषफल शून्य कभी होगा ही नहीं, ऐसे ही चल के इनफाइनाइट चला जाएगा, ठीक। तो ऐसी भी संख्या है, ऐसा भी भाग है। और एक तरह का ऐसा होता है कि जिसमें कोई जैसे इसमें भी देखिए ना रिपीट कर रहा है, नहीं इसमें 3 रिपीट कर रहा है, इसमें एक ग्रुप रिपीट कर रहा है, इसमें कुछ भी रिपीट नहीं कर रहा है। देखिए सब एकदम चेंज है, रिपीट भी नहीं कर रहा है और भाग भी खत्म नहीं हो रही, यानी कि शेषफल शून्य नहीं हो रहा है इसमें। तो इतनी टाइप के किसी संख्या से किसी संख्या में भाग देने पर कंडीशन इतनी टाइप के बन सकते हैं। अब बस अब क्या करना है, इसी कंडीशन का नाम रख देना है, ठीक, कि जिसमें शेषफल शून्य हो रहा है उसको हम लोग कह देंगे कि भाई अब ये शांत हो गया, क्योंकि अब इसमें ज़्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं, इसको शांत कर दीजिए, सीधे सीधे टर्मिनेट हो गया, बात खत्म हो गई। जिसमें शेषफल शून्य नहीं हो रहा है, कह रहा है, इसको कह दीजिए कि भाई शेषफल शून्य रहा, पूरा माथापच्ची करनी पड़ रही है, बार बार भाग को आगे बढ़ाओ, अशांत है, ये अशांति फैला रहा है दिमाग में, उसको अशांत कर दीजिए। तो एक शांत हो गया, एक अशांत हो गया, हुआ ना। जिसमें शेषफल शून्य है वो बेचारा शांत है, जिसमें शेषफल शून्य वो साला भाग ही रहा है, लगातार एकदम भाग रहा है, वो क्या है, अशांत है। तो इसको बांट दीजिए, शेषफल शून्य कहाँ कहाँ है, ये इसमें और इसमें, ये क्या हो गया, शांत, इसको शांत नाम दे दिए हम लोग, ठीक। और इसको क्या कर दीजिए, यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, अशांत। भाई अशांति फैला रहा ना, अशांति फैला रहा, तो इसको अशांत हम लोग कर दिए। अब अशांत में भी आप देखेंगे दो टाइप है, अशांत में भी आप देखेंगे। एक टाइप देखेंगे कि कोई एक अंक या कोई एक ग्रुप, अंकों का ग्रुप, ये क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं और रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जैसे ये 3 3 3 3 लगातार रिपीट कर रहा है और रुकने का नाम भी नहीं ले रहा है। इसी तरह 0.142857 ये ग्रुप लगातार रिपीट कर रहा है और रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो ये दोनों एक कंडीशन हो गए, ये और ये। इसमें देखिए, इसमें न रिपीट कर रहा है और न रुकने का नाम ले रहा है, न रुकना है न रिपीट करना है, सब कुछ लगातार चल रहा है, ठीक। न रुकना है इसको, न रिपीट करना है। तो अशांत में ही 2 पार्ट हो गए, एक क्या हो गया, रिपीटिंग, ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी कि दशमलव शून्य, शेषफल शून्य नहीं है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, भाग खत्म नहीं हो रही है, और रिपीट भी कर रहा है, और वो भी अंक में या अंकों के समूह में। तो इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इस वाले को लिख लीजिएगा, हालांकि मैं लिखा हूँ सब, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसको क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। भाई भाग भी नहीं खत्म हो रही और अंक भी या अंकों का समूह रिपीट नहीं कर रहा है, सब कुछ उल्टा सीधा आ रहा है, ठीक। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि शांत अशांत, शांत और अशांत। शांत मतलब भाई भागो खत्म हो गई, ठीक, शेषफल शून्य आ गया, बात हो गई खत्म। किसी भी भिन्न का उसके हर से अंश में भाग देने पर यदि शेषफल शून्य हो जा रहा है तो बात खत्म हो गई, भैया शांत हो गए। उसको हम लोग शांत दशमलव कहेंगे, नाम रख दिए उसका, चलो तुम शांत दशमलव। दूसरा, भैया भाग देंगे तो किसी शेषफल शून्य, तो ये कंडीशन तो बनती है, या तो शेषफल शून्य आता है या तो शेषफल शून्य नहीं आता है। तो जिसमें शून्य आ गया वो शून्य हो गया, शांत हो गया। जिसमें शून्य नहीं आया उसको फिर आगे भाग देनी पड़ती, तो वो अशांत रहता है, तो वो अशांत दशमलव हो गया।
अब जिसमें शून्य नहीं आता उसमें भी दो कंडीशन बन रही है। एक कंडीशन बन रही है कि दशमलव के बाद कोई एक अंक या अंकों का समूह लगातार रिपीट कर रहा है, रुकने का नाम भी नहीं ले रहा है, तो उसको हमने क्या कह दिया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, हिंदी में मैंने लिखा है। फिर एक कंडीशन बनी कि रुकने का नाम भी नहीं ले रहा है और रिपीट भी नहीं कर रहा, अपने मनमानी जो मन करो वो बढ़ रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, बस हमने नाम रख दिया। ठीक, तो यही है दशमलव प्रसार। अब जो भाग देने पे, जिस भिन्न को हल करने पे शेषफल शून्य आ रहा है, उसका भी हम लोगों ने नाम रख दिया, चलो ये परिमेय संख्या हो गई। ठीक, और अशांत दशमलव में जिसमें शेषफल शून्य तो नहीं आ रहा है लेकिन जो रिपीट कर रहा है उसको भी हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। और जो बचेगा कंडीशन एक, वो क्या है, अपरिमेय है। आइए थोड़ा हम जो बोर्ड पे लिखे हैं इसको समझते हैं क्या है, हालांकि सारा चीज़ मैंने लिखा हूँ आपको। ठीक, अब पढ़ते हैं। दशमलव प्रसार डेसिमल एक्सपेंशन, परिभाषा इसकी मैंने लिख दिया है आपको नोट करने के लिए, समझने के लिए। जब हम किसी भिन्न p/q या p में q से भाग देते हैं, p में q से भाग देते हैं कोई भी संख्या, तो जो दशमलव रूप आता है, ठीक, ये वाला उदाहरण मैंने एक समझाने के लिए आपको लिया था। ठीक, ये वाला, क्योंकि भिन्न वही होती है, ये दशमलव प्रसार भिन्न का ही होता है, किसी भिन्न का ही होता है। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिया था 6/2। ठीक, भिन्न का मतलब होता है कि जिसका हर एक ना हो, मैं पीछे क्लास में बता चुका हूँ। ठीक, तो ये मैंने आपको समझाने के लिए, इसको मैंने ऐसे ही समझाने के लिए लिया था, इसको आप समझिएगा। ठीक, तो जो दशमलव रूप आता है उसे दशमलव प्रसार करते हैं। अब देखिए दशमलव रूप आ रहा है ना, 0.5, 0.33, 0.86 ये सब आ रहा है ना, यही इन्हीं सब के कंडीशन बना दी गई कि हाँ ये इसका नाम ये रहेगा, इसका नाम ये रहेगा, तो वही है। ठीक, दशमलव प्रसार समझ में आ गया। अब देखिए दशमलव प्रसार के दो टाइप हैं, मैंने बताया कि एक में शेषफल शून्य होता है, एक में शेषफल शून्य नहीं होता है। तो जिसमें शेषफल शून्य होता है वो अकेले बेचारा रह जाता है, जिसमें शेषफल शून्य है तो उसमें दो कंडीशन बन जाती है। आइए देखते हैं। शेषफल शून्य वाला शांत दशमलव टर्मिनेटिंग डेसिमल, शेषफल जो शून्य नहीं होता है भाग देने पर, अशांत दशमलव नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब मैंने लिखा है भाग देने पर शेषफल शून्य हो जाए, बिना भाग दिए पहचान की ट्रिक। अच्छा एक चीज़ और मैंने इसमें लिखा है, बिना भाग दिए, इसमें क्या है कि भाग देने पर इसमें शेषफल कभी शून्य नहीं होता। इसमें भी दो प्रकार होता है, पहले इसको समझ लेते हैं फिर इसको। ठीक, अच्छा इसमें आप जैसे शांत दशमलव में भाग देने पर शेषफल शून्य हो गया तो ठीक है, आप भाग दे के चेक कर ले रहे हैं कि शेषफल शून्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, शांत है कि अशांत है। लेकिन एक तरीका मैं आपको और बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक है वो, कि भाग देना नहीं पड़ेगा आपको क्या करना है कि जो हर है, जो डिनोमिनेटर है, उस हर का आप गुणनखंड करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। और फैक्टर में आप देखेंगे कि यदि फैक्टर में 2 या 5 या 2 गुणे 5 दोनों आए, इसके अलावा और फैक्टर में नहीं कुछ होना चाहिए, 2 और 5 के अलावा अगर कुछ और आया तो फिर वो कंडीशन फॉलो नहीं करेगा। तो यही पे मैंने लिखा है कि बिना भाग दिए पहचान की ट्रिक, यदि भिन्न के हर के गुणनखंड केवल 2 या 5 के रूप में हो या 2n गुणे 5n, तो वह शांत होगा। शांत मैंने गलत लिख दिया है, शांत ही होगा। ठीक, तो वह शांत होगा, यानी कि जैसे 1/10 है। ठीक, तो अब 10 का गुणनखंड करिए तो 1 गुणे 1/2 गुणे 5, 2 गुणे 5 हो गया। तो अब मैंने अभी कंडीशन बताई ना कि या तो हर में 2 का फैक्टर आए या 5 का फैक्टर आए या दोनों आ जाए, इसके अलावा 2 और 5 के अलावा यदि कुछ आ रहा है तो वो फिर शांत दशमलव में भिन्न नहीं होगी। शांत दशमलव में भिन्न वही होगी जिसका हर 2 और 5 के फैक्टर में हो, या तो 2 अकेला रहेगा फैक्टर में या 5 अकेला रहेगा फैक्टर में या दोनों मिल के फैक्टर में रहेंगे।
ठीक है, तो वही मैंने जैसे अगर आप ले लीजिए 1/15, ठीक। अब 1/15 में क्या है, 3 गुणे 5 हो गया, ठीक। अब इसमें 5 तो है लेकिन 3 आ गया, तो ये क्या है, ये अशांत दशमलव में चला जाएगा, ये भिन्न अशांत दशमलव में चली जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका हर जो है, हर में 2 और 5 के अलावा 3 आ गया। मैंने कंडीशन बताई थी कि या तो 2 होगा या तो 5 होगा या 2 गुणे 5 हो सकता है, उसके पावर में हो सकता है। तो वही मैंने लिखा है कि रूप में हो तो वह शांत होगा। इसके अलावा यदि नहीं है 2 और 5 के ग्रुप में तो वो अशांत, तो इसमें चला जाएगा। ये शॉर्टकट पहचानने की ट्रिक है। अब मैंने एक उदाहरण भी लिया है कि 3/8 शांत दशमलव उदाहरण 3/8 3/2 गुणे 2 गुणे 2। अब देखिए इसमें देखिए 2 2 2, 3 बार 2 है लेकिन है तो 2 ही, 2 का पावर 3, 3 बार 2 का मतलब 2 का पावर 3, यहाँ 2 का पावर n, ये n और m का मतलब है कि n का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी, m का मान भी 1 2 3 4 कुछ भी, तो यही है। तो यहाँ 2 का पावर 3 हो जाएगा तो वही n का मान 3 हो जाएगा। तो 2 है अकेले, 2 की पावर 3 है, तो इसका मतलब हो गया ये क्या है, शांत दशमलव में। क्यों? क्योंकि इसके हर का फैक्टर गुणनखंड 2 के गुणनखंड के रूप में है, 2 के गुणक के रूप में है, 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक। तो ये चीज समझ में आई होगी। अच्छा, इसमें जितनी भी प्रकार की संख्याएं आएंगी सब परिमेय संख्या होंगी, सब परिमेय संख्या होगी। जब मैं आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की परिभाषा बता रहा था तो उसमें मैंने बताया था कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के पहचानने का तरीका क्या होगा, तो आज क्लियर हो जाएगा। यही है कि यदि शांत दशमलव है तो वो परिमेय संख्या है, कोई भिन्न यदि शांत दशमलव है तो वो परिमेय संख्या है, ठीक। तो वही मैंने लिखा है, इसमें सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, इसको ऐसे नोट कर लीजिएगा, ठीक। अब आइए अशांत में, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो ये पढ़ ही दिया है। इसमें भाग देने पर शेषफल कभी शून्य नहीं होता। इसके भी 2 प्रकार हैं भाई, शेषफल शून्य नहीं होगा तो 2 प्रकार बनेंगे, या तो एक ही अंक या ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट करेंगे, या कोई अंक रिपीट नहीं करेगा और लगातार आगे बढ़ता जाएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रेकरिंग, जिसको रेकरिंग भी कहीं कहीं लिखा रहेगा, जैसे यहाँ कहीं ना रिपीटिंग की जगह रेकरिंग लिखा रहता है कहीं किताबों में, आवर्ती और अनावर्ती हिंदी में। रेकरिंग मतलब आवर्ती, नॉन रेकरिंग मतलब अनावर्ती। तो रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग की जगह रेकरिंग और नॉन रेकरिंग लिखा रहता है, तो उससे आपको घबराना नहीं, बात एक ही है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब यही हुआ कि भाग तो खत्म नहीं हो रही है लेकिन बात है रिपीट कर रहा है, या तो एक अंक रिपीट कर रहा होगा या अंकों का एक समूह ही रिपीट कर रहा होगा, अंकों का समूह दोहराया जाए, ठीक। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान देना है कि जो जैसे यहाँ पे मैंने बताया था ना 1/3 में 3 3 3 3 रिपीट कर रहा है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 0.3 बार। जो अंक रिपीट कर रहा है उसी के ऊपर एक रेखा खींच देंगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बार कहते हैं, ठीक है। तो बार का प्रयोग, जो अंक रिपीट हो रहे हैं उसके ऊपर एक लाइन खींचते हैं तो वही बार हो गया। अब 10/3 हम लोग लिए हैं तो 3.3333 तो इसको हम लोग क्या लिखे हैं, देखो 3 रिपीट कर रहा है ना, 3 ये सब 3 कर रहा है ना, 3 3 3, तो 3 के ऊपर एक बार कर दिया, 3.3 बार लिख सकते हैं, ठीक। अच्छा, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाली जितनी संख्याएं हैं सब भी परिमेय संख्या ही होंगी। इनको भी हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, इनको भी हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक। 22/7 का मान, ये भी एक परिमेय संख्या ही है, 22/7, ठीक। इस 22/7 में भी अंक रिपीट कर रहे हैं, देखिए अंकों का समूह रिपीट कर रहा है, ये देखिए यही 1 2 3 4 5 6 अंक आगे चल के इसे रिपीट करते जाएंगे। तो 22/7 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। चूंकि पाई अपरिमेय संख्या है लेकिन 22/7 परिमेय संख्या है, ये बड़ा कंट्राडिक्शन वाला मामला है। आप कहेंगे ये कैसे,
कि पाई अपरिमेय हो गई, इरेशनल हो गई, और 22/7 रैशनल हो गई। ये क्या चक्कर है? चक्कर अभी मैं सुलझा देता हूँ क्यों है ऐसा। बस अभी जानिए कि इस टाइप की जितनी भी संख्याएं हैं उनको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, जहाँ पी और क्यू क्या होगा, पूर्णांक होगा, इंटीजर होगा, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, और इस प्रकार की सारी संख्याएं क्या होंगी, परिमेय संख्याएं होंगी या रेशनल नंबर होगा। ठीक, इस टाइप का। अब आगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, या इसको कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। भाग तो खत्म इसमें भी नहीं, क्योंकि इसी का अशांत का ही है, तो भाग तो खत्म होना नहीं है। बस बात इसमें यह है कि जो दशमलव के आगे के अंक हैं या जो अंकों का समूह आता है वो कभी रिपीट नहीं होता है। ठीक, इनको जो है पी बाई क्यू के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते, और इसी टाइप की संख्याएं जो होती हैं अपरिमेय संख्याएं होती हैं, इरेशनल नंबर होता है। इसी में आता है पाई और √2 और तमाम संख्याएं। तो वही इसमें आएगी, वही संख्या आएगी जिसका दशमलव के बाद न कोई अंक रिपीट कर रहा है, न कोई अंकों का समूह रिपीट कर रहा है, बल्कि एकदम चेंज होते हुए आगे बढ़ता चला जा रहा है, और इनफाइनाइट। तो पाई का मान जो होता है वो आगे इनफाइनाइट बिना रिपीट किए हुए अंकों के बढ़ता जाता है, इसीलिए पाई क्या है, अपरिमेय है। ठीक, पाई और 22/7 के बारे में भी मैं चर्चा करूंगा, क्या मैटर है उन लोगों का। ठीक, लेकिन अभी जानिए कि पाई अपरिमेय है और 22/7 परिमेय है। पाई जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में आता है, जिसमें सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं आती हैं। पी बाई क्यू के रूप में इसको नहीं लिखा जा सकता। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में 22/7 आता है, जिसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिखे ही हैं और लिख भी सकते हैं। ये सभी संख्याएं रेशनल नंबर या परिमेय संख्या होती हैं। बार क्या है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो ये हो गया दशमलव प्रसार। ठीक, स्थान दशमलव सारा इससे आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब आइए थोड़ा सा इसमें समझते हैं हम लोग कि कोई यदि पॉइंट में या दशमलव में दिया हो कोई चीज़, जैसे 0.35, तो इसको भिन्न में हम लोग कैसे बदलेंगे। 0.35 को कैसे भिन्न में बदलेंगे, या 0.35 बार को कैसे भिन्न में बदलेंगे। ठीक, तो इस प्रकार पहले इन जैसे भिन्न में बदलना यदि हम लोग जान जाएंगे, भाई अगर ये है 3.33 ये दे दिया तो कैसे आप पहचानेंगे कि ये परिमेय है। मान लीजिए 10/3 नहीं दिया, केवल ये दे दिया, 3.3 बार दे दिया, तो इसको कैसे पहचानेंगे कि ये परिमेय संख्या है। इसी 3.3 बार को या इस टाइप की संख्या को हम लोग पी बाई क्यू के रूप में बदलेंगे। यदि पी बाई क्यू के रूप में वो बदल जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, रेशनल नंबर में आ जाएगी, इसमें आ जाएगी। ठीक है, तो आइए अब हम लोग आगे क्या कहानी देखते हैं। तो x बार वाली संख्याओं को भिन्न में परिवर्तित करना। अब देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा है, इसको समझ लीजिए, क्योंकि बार में आपको संख्या दे देगी और भिन्न में कन्वर्ट आप करेंगे तभी तो पता चलेगा कि क्या है, परिमेय है क्या परिमेय है क्या है। तो इन बार वाली संख्याओं को भिन्न में पहले मैं एक तरीका बताऊंगा कैसे उसको भिन्न में कन्वर्ट करते हैं, फिर एक शॉर्ट ट्रिक भी बता देंगे आपको। ठीक है, इसको दिमाग में रखना है। तो जैसे मैंने 0.6 लिया, अब इसको भिन्न में कन्वर्ट करना है। ठीक, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको मान लेंगे कि माना x इक्वल टू 0.6 बार, x इक्वल टू 0.6 बार। ठीक, अब इसको समीकरण नंबर 1 कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, चूंकि 0.6 बार का क्या मतलब होता है, 0.6 बार मैंने अभी बताया ना आपको कि जिस अंक के ऊपर या जिस अंकों के समूह के ऊपर यदि बार है तो वो अंक या अंक का समूह बार बार क्या करेगा, मतलब रिपीट ही करता जाएगा, अनंत तक रिपीट करेगा। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 0.6666 डॉट 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 डॉट, ये लिख सकते हैं। ठीक, अब क्या करिए, इसको हम लोग इतना लिख दिए। अब इसमें क्या करिए कि 10 से दोनों तरफ गुणा कर दीजिए। 10 से गुणा हम क्यों करेंगे, 10 से दोनों तरफ गुणा हम लोग क्यों करेंगे, क्योंकि ये जो 6 है इसको दशमलव के इधर लाने के लिए। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा 6.6666 इनफाइनाइट, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 10x इक्वल टू 6.6 बार। कुछ दिमाग में घुस रहा है? ये समीकरण नंबर 2 हो गया। क्या मैंने किया, x बराबर इसको मान लिया मैंने, या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x बराबर इतना इतना इतना, क्योंकि 6 बार है तो 6 रिपीट करेगा। अब इसमें हम लोग दोनों तरफ 10 से गुणा किए। क्यों 10 से गुणा किए? दशमलव को सरकाने के लिए। दशमलव को हम लोग इसलिए सरकाना चाह रहे हैं कि ये जो 6 है इसी के बराबर इसी तरह आ जाए कि घटाने पे कट जाए, वो जो 6 बार बार आ रहा है अभी कट जाएगा। देखिए अभी इस समय इसको क्वेश्चन को मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ। देखिए समझिए, अब समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 1 घटाने पे, ये आप लिख लीजिएगा, 2 में से 1 घटाने पे मैंने इस समीकरण से, तो 10x माइनस x 9x। अब ये समझ में तो आ ही रहा होगा, इतने गधे तो नहीं होंगे ये कि मैं क्या कर रहा हूँ। 6.6 बार में से 6 बार निकलेगा तो कितना बच जाएगा 6। अरे भाई 6.6 बार माइनस 0.6 बार, इधर 10x माइनस, मैं पूरा लिख ही दे रहा हूँ नहीं तो आप गधे हैं, आपको पता नहीं समझ में आएगा कि नहीं समझ में आएगा। 10x माइनस x, अरे भाई 10x में से जो लेफ्ट हैंड साइड है वो एक तरफ हो जाएगा, 10x में से x एक तरफ, फिर 6.6 बार में से 6 बार एक तरफ। समझ में आया क्या मैंने किया? समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 1 घटाने पे अब क्या होगा, 10x में से x जाएगा, कितना बच जाएगा 9x इज इक्वल टू 6.6 बार को हम लोग क्या लिख सकते हैं 6 प्लस 0.6 बार, ये तो माइनस 6 बार है ही, इसको लिख सकते हैं ना 6.6 बार को हम लोग क्या लिख सकते हैं 6 प्लस 0.6 बार लिख सकते हैं कि अरे भाई इसको हमने ये चीज़ लिखा है, बाकी इसको नीचे उतार दिया है। तो ये 6 बार क्या हो गया, प्लस माइनस 0 हो जाएगा, कट जाएगा, तो 9x इज इक्वल टू 6x इज इक्वल टू 6/9, यानी 3 दूनी 6, 3 तरीके 9, 2/3। तो ये संख्या क्या है 2/3 है भिन्न के रूप में। समझ में आई बात? क्या मैंने किया है, कुछ घुस रहा है दिमाग में? क्या मैंने किया, ये भाई 0.6 बार जो है ना, इसको हम लोगों ने मान लिया कि x बराबर, चलो इतना मान लिया। अब 6 बार का मतलब 666 रिपीट करेगा अनंत तक। मैंने जितना लिखना था लिख दिया, जितना काम चल जाए। फिर दोनों तरफ 10 से गुणा कर दिया, 10 से इसलिए गुणा किया दशमलव को सरकाने के लिए, किधर राइट हैंड साइड, राइट तरफ। ठीक, अब 10x हो गया, उधर गुणा करेंगे दशमलव से, तो दशमलव एक अंक खिसक किधर चलेगा, तो 6.666 हो गया। फिर 10x इज इक्वल टू 6.6 बार हो गया, इसको बार हम लिख सकते हैं क्योंकि 6 रिपीट कर रहा है। इसको हम लोगों ने मान लिया समीकरण नंबर 2। अब 2 में से 1 घटाने पे लिख दिया मैंने ये, प्लस इसको तोड़ दिया तो ये आ गया 2/3। इतना समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। 2 को समझिए, 2 थोड़ा सा अलग है। 2 क्या है, 2 है क्वेश्चन नंबर 2, कितना था 0.35 बार, यही था ना, जो भी हो मैंने लिख दिया। ठीक, अब इसको क्या मान लेना है, इसको भी x इज इक्वल टू 0.35 बार। ठीक, या इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0.35 डॉट इनफाइनाइट लिख सकते हैं ना, क्योंकि 35 के ऊपर बार है। तो ठीक, अब क्या करेंगे, इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 1, मान लिए। अब इसमें कितने से गुणा करेंगे, 10 से गुणा करें कि 100 से करें, बताइए। 10 से गुणा करें कि 100 से करें, चूंकि 2 अंकों पे बार है तो 2 0 यानी 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो समीकरण नंबर 1 में 100 से गुणा करने पे 100x इज इक्वल टू 35.35 इनफाइनाइट, समीकरण नंबर 2।
समझ में आ रही बात। 1 समीकरण नंबर 1 में 100 से दोनों पक्षों में गुणा करने पे 100 से गुणा करेंगे तो 35 जो दशमलव सड़क के 2 अंक उधर चला जाएगा, 35 इधर आ जाएगा, फिर वही। अब समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 1 घटाने पे 100x में से x जाएगा 99x इज इक्वल टू इतना में से इतना घटेगा तो ये वाला जो रिपीट कर रहा है ये खत्म हो जाएगा, तो बच जाएगा 35 ही बचेगा ना, गधे हैं क्या। x इज इक्वल टू 35/99 कटेगा, ये कुछ कटेगा कि नहीं कटेगा देख लीजिए, 35/99 आंसर आ जाएगा। ठीक, अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 0.16 बार। अब इसमें देखिए, इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो केवल एक 6 पे बार है, मतलब एक अंक पे बार है 1 के बाद। तो मानेंगे तो काम तो वही हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, x बराबर इसको मान लेंगे 0.16 बार। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करना है कि ये जो 0.1 है 6 है, इसमें 10 से गुणा कर देना है। क्यों गुणा करिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 0.16666 इनफाइनाइट, इसमें 10 से गुणा कर दीजिए, 10x इज इक्वल टू 10 से गुणा करिए तो 1.6666 इनफाइनाइट। ठीक, या अब देखिए, अब यहाँ पे समझने वाली बात है। क्या समझने वाली बात है, अब फिर इसमें कितने से गुणा करिए, 10 से फिर गुणा कर दीजिए तो 100x हो गया। इसमें करेंगे तो 16 पॉइंट कितना हो जाएगा, 6666 इनफाइनाइट। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ कि हमने 10 से एक बार किया, फिर 10 से क्यों कर दिया। ये भाई इसमें 10 से मैंने, सही इसको मैं लिख ही दे रहा हूँ कि ये समीकरण नंबर 1 है। ठीक, समीकरण नंबर 1 में 10 से गुणा करने पे ये आया, ये समीकरण नंबर 2, फिर समीकरण नंबर 2 में 10 से मैंने गुणा कर दिया तो फिर ये आया समीकरण नंबर 3 समीकरण आ गए। पहली बार 10 हम लोगों ने गुणा इसलिए किया कि दशमलव के बाद जो एक अंक था इस पे बार नहीं, उसको एक तरफ करने के लिए। दूसरी बार इसलिए हम लोगों ने किया कि बार वाला जो बार वाला एक संख्या थी, फिर उसके लिए गुणा किया तो 2 बार हो गया। अब 3 में से 2 घटा देंगे तो 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 90x। इसमें से 3 में से 2 घटाएंगे तो ये 0.666 से 0.666 जो रिपीट कर रहा है, ये दोनों हो जाएंगे खत्म। 16 में से 1 हो जाएगा 15, 90x बराबर 15, या यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ 90x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 15/90। कटेगा ये, 5 3 15, 5 का 5, 9 में से 5 4, 5 8 40, 3 6 18, 1/6 आएगा, यानी 1/6 x बराबर 1/6। x बराबर 1/6 का मान क्या होगा, 0.16 बार। तो इसको ऐसे हल करेंगे। ठीक, क्वेश्चन 3 भी हो गया। अब आइए इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब आइए इसको हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। इसको क्वेश्चन नंबर 4 1.2 बार। अच्छा, ये मैं सब हल कर रहा हूँ तो अब आप भी थोड़ा सा वीडियो पॉज करके आप भी हल कर लीजिएगा। अभी मैं हल कर रहा हूँ कि नहीं, देखिए सब देखना ही, हल भी आप भी करिए। x बराबर इसको मान लीजिए, चलिए 1.2222 पर इनफाइनाइट, समीकरण नंबर 1। 2 इनफाइनाइट क्यों लिखा, क्योंकि 2 के ऊपर बार है। अब इसमें कुछ नहीं करना है, चूंकि एक ही के ऊपर बार है, एक ही अंक के ऊपर, तो 10 से गुणा कर दीजिए, 10 से गुणा कर दीजिए। 10x इज इक्वल टू 12.2222 इनफाइनाइट, समीकरण नंबर 2। अब देखिए 2 में से 1 घटा दीजिए, समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 घटाने पे। अच्छा, ये घटाने वाली प्रक्रिया हमको पता कैसे चल रही है कि 10 के गुणा करने के बाद घटाएंगे।
इसी तरह से पता चल रही है कि जो रिपीट अंक है वो कट जाए। ऐसी संख्या से आप गुणा करिए, चाहे 10 से चाहे 100 से, कि जो रिपीट वाली संख्याएं हैं जो आ रही बार बार वो कट के ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पे देखिए ना, अगर 2 में से 1 घटाएंगे, 10x में से x घटा देंगे तो 9x हो जाएगा। इधर 0.222 0.222, तो ये सब पॉइंट की इधर वाला सब क्या हो जाएगा, ये एक ही तो है तो 0 हो जाएगा। 12 में से 1 जाए 11 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 11/9, ये हो जाएगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 भी मैं लिखा हूँ, इसको भी हम लोग थोड़ा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, 1.234 बार, ये है क्वेश्चन। इसको आप पहले वीडियो पॉज करके हल करिएगा, कोशिश करिएगा, फिर देखिएगा। इसको लिख सकते हैं 1+.234 बार। अब समझ में आई बात। अब इसको हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं। फिर जब जो आंसर आएगा उसमें 1 का क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो इसी को मानिए x इक्वल टू 0.234 बार। चलिए, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.234 इनफाइनाइट 1 नंबर। ठीक, अब इसमें क्या गुणा करना है आपको बताइए। 10 से गुणा करें, 100 से करें। 10 से करेंगे तो 2 इधर आ जाएगा, 3 4 चलेगा, तो ये वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। चलिए करके देख लेते हैं। 10x समीकरण नंबर 1 में 10 से गुणा करने पे 2.34 इनफाइनाइट समीकरण नंबर 2। क्या समीकरण नंबर 2 से 1 घटाने पे ये 0.3434 ये खत्म हो जा रहा है कि बच रहा है? बताइए, पॉइंट के बाद वाला बच रहा है, तो यानी कि अभी इसमें और 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो 100 से कर दीजिए। अरे 10 से करिए, 10 × 10 100 हो गया, 100x। फिर 10 से करेंगे तो 23 पॉइंट कितना हो गया, 23.4343 समीकरण नंबर 3। अब क्या कुछ मिल रहा है, कुछ दिमाग काम कर रहा है कि अब क्या होगा। चलिए और गुणा करिए 10 से, 1000 हो जाएगा, 1000x, फिर 234.34 समीकरण नंबर 4। अब क्या दशा दिशा है, लाइन पे आया कि नहीं आया? 4 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा। अरे भाई, दशमलव के बाद 3434 है, इसमें दशमलव के बाद 43 है, तो क्या ये इसमें से इसमें आ घटेगा तो 0 हो जाएगा। दशमलव के बाद वाली संख्या कट जाएगी, आपस में नहीं कटेगी। तो क्या करेंगे, 4 में से 2 को घटाएंगे। देख लीजिए, इसमें 3434 है, इसमें भी 3434 कट जाएगा। 234 में से 2 निकल जाएगा, 32। तो 1000x में से 10x निकलेगा तो कितना आएगा बताइए। 1000 में से 10 निकलेगा तो कितना आएगा, 990x। इधर 234 में से 2 निकल जाएगा, 232। भाई ये 3434 इसमें भी, 3434 इसमें भी, कट जाएगा। अब x इज इक्वल टू 232/990। इसको हल करिए। 2 × 9 2, 2 × 9 2, 2 × 6 12, 2 × 8, 2 × 9 18, 2 × 5 10। क्या और कटेगा, ये 4 से कटेगा। चलो इसमें अब क्या, ये आ गया x का मान, x की वैल्यू इतना आ गई। ठीक, अब x बराबर इतना मान तो यहीं पर रख दीजिए। तो यहाँ पर रखेंगे तो 1 + ये हो जाएगा 116/4
495, बस इसको जोड़ दीजिए तो 495 एलसीएम हो जाएगा। इधर 495 प्लस 116, अब जोड़िए 6 5 11, 9 1 10, 1 11, 4 1 5 1 6, 611 बटा 495, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, 611 बटा 495। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, आइए एक क्वेश्चन और हल करते हैं। क्वेश्चन और हल करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग इसका एक शॉर्ट ट्रिक मैं बताऊंगा, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन हमारे जो 4.37 कर लीजिए प्लस 2.36 कर लीजिए दोनों में। अब इसको क्या करना है, ये कैसे हल होगा, ट्रिक मैं बता देता हूँ कैसे होगा। इसमें 4 प्लस कर लीजिएगा 0.37 बार, इसमें 2 प्लस कर लीजिएगा 0.36 बार। अब इनको x मान के, इनको x मान के आप हल कर लीजिएगा, जो आएगा उसको इसमें जोड़ के आगे बढ़ा लीजिएगा। ठीक, ये वाला समझ में आया कि नहीं? जैसे मैंने आपको बताया ना कि जैसे ये क्या है, ये 1.234 इसी टाइप का ये भी है, तो इसको आप समझ गए होंगे तो ये लगा लेंगे। 1.234 1 प्लस 0.234, इसको मैंने क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि जो बार वाला, जो दशमलव के बाद वाला है, उसको हम लोग x मान के करेंगे, एक ले लेंगे तो ये में फिर ये चीज़ गड़बड़ हो जाएगी। जैसे मैंने अभी आपको लिया था ना, तो क्या हो गया, वो गड़बड़ हो गया। क्यों गड़बड़ हुआ, उसका कारण है कि x बराबर मान लेंगे तो गलत हो, वो तरीका है ही नहीं। ठीक है, तो x बराबर 0.234 बार, x इज इक्वल टू, अब 0.234 है तो अब यहाँ पे देखिए 0.234 34 34 34 लगातार जाएगा, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। 10 से गुणा करिए, 2.34 34 34 34 जाएगा। ठीक, फिर अब इसमें से इसमें घटाएंगे, सेटिंग हो नहीं पाएगी क्योंकि दशमलव बाद वाला 0 हो नहीं पाएगा। फिर 10 से और गुणा कर दीजिए, तब फिर 23.434, ये 43 है, 34, ये भी नहीं हो पाएगा। फिर 10 से और गुणा करिए तो 1000, फिर इसका इसमें से घटा दिए तो ये आएगा, फिर 116 को 1 में जोड़ देंगे तो उतना आ जाएगा। इसी टाइप का ये भी है, इसी टाइप का। ठीक, अब आपको मैं एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ कि ये सब करने की ज़रूरत नहीं, एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, शॉर्ट, जो कि कंपटीशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि हाँ ये जानकारी में रहना चाहिए आपको, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अब मैं बताने जा रहा हूँ। क्या है वो, जैसे मैंने एक, जैसे 0.6 लिया, 0.6 बार, तो क्या करना है आपको, भिन्न में बदलने के लिए सीधे यहाँ एक डिवाइडर खींचना है, डिवाइड बाय भागे, क्या करना है कि जितने अंकों पे बार होगा, जितने अंकों पे बार होगा उतना क्या करेंगे आप, नीचे 9 लिख देंगे। ठीक, बाकी ऊपर क्या रहेगा, ऊपर क्या रहेगा, क्या रहेगा ऊपर, संख्या लिख देंगे वही 6/9, तो 3 दूनी 6, 3 तरीके 9, 2/3, डायरेक्ट, कुछ भी नहीं करना है। अगला देखिए 0.36 ले लीजिए, बार दोनों पे है। अब इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बटा लगाइए, जो संख्या है उसको लिख लीजिए 36। अब जितनी अंकों पे बार है उतने 9 लिखेंगे नीचे, तो 9 लिख, दो अंक है तो 2 9, 36/99 आंसर हो जाएगा। अब एक और उदाहरण लीजिए, 0.35 बार, केवल 5 पे बार है, केवल 5 पे बार है। इसमें क्या करेंगे, वही काम, ये लगा देंगे, बार कितना है, कितने अंकों पे, एक अंक पे, तो 9 नीचे लिख देंगे। ठीक, लेकिन जितने अंकों पे बार नहीं है, जितने अंकों पे बार नहीं है उतने 0 आप बढ़ा देंगे। यहाँ तो 3 है,
एक ही अंक है तो एक जीरो बढ़ा दिए। बाकी और एक काम क्या करना, 35 तो लिख ही लेना है, जो संख्या 35 है उसमें से जो बार नहीं है वो घटा देंगे 3। 35 माइनस 3 32, 32/90, ये आंसर हो गया। क्या मैंने बताया अभी, 0.6 बार है तो 6 को ऐसे लिख देंगे, बटे जितने अंकों पे बार है उतना 9 नीचे लिख देंगे, खत्म। वही स्थिति इसमें है, इसमें थोड़ा चेंज है कि 0.35 बार। अब जैसे एक उदाहरण और ले लेता हूँ मैं, 0.668 बार। अब इसमें क्या करना है, 668 तो आप लिख लेंगे, बाई भी लिख लेंगे। बाई कितना रहेगा, 1 9 रहेगा, बाकी 2 शून्य हो जाएगा। 1 9 क्यों, क्योंकि एक ही अंक पे बार है। 2 शून्य क्यों, क्योंकि जिस पे बार नहीं है उन अंकों की संख्या 2 है। 2 6 0 हो गया। लेकिन इसमें से घटाना हम लोग भूल गए, कितना घटाना था, जो 66, ये 66, तो इसमें से इतना घटा देंगे तो 8 में से 6 जा 2, 6 में से 6 जा 0, 6, 602/900, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट विधि है। अब ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आपके पास इतना समय नहीं रहेगा कि ये सब करेंगे। ये सब मैं आपको जानकारी के लिए बता दिए, क्योंकि हम लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, इसलिए शॉर्ट विधि ही हम लोग को दिमाग में रखनी है। इसको भी देख लीजिए, ये जो मैंने अभी हल किया है इसको भी देखिए, इसको देख लीजिए कैसे शॉर्ट होगा। 1 + 1 तो लिखेंगे ही, ठीक। इसको क्या करेंगे, 234 लिख लेंगे, बटा कर लेंगे। कितने अंकों पे बार है, 2 अंकों पे, 2 9 लिख लेंगे। कितने अंकों पे बार नहीं है, 1 अंक पे, 0 1 बढ़ा लेंगे। ऊपर से घटाना क्या है, ऊपर से वही घटाएंगे, 2 घटाएंगे, क्योंकि उस पर बार नहीं है। तो कितना हो जाएगा ये, 234 माइनस 2, 232/990। तो ये कटेगा, 2 1 9 2, 2 1 9 2, 2 6 12, इधर 2 4 8, 2 9 18, 2 5 10, वही आ गया 116/495, 116/495। तो 1 + 116/495, तो वही बात आई, 1 + 116, जो मैंने विस्तार में लगाया वही सिस्टम है सब, बस यहाँ पे शॉर्ट हो गया। तो इस विधि को दिमाग में रखेंगे आप, ठीक है। तो ये हो गया बार वाली संख्याओं को कैसे हम लोग कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, भिन्नों में कैसे परिवर्तित करते हैं। अब आइए 22/7 और पाई के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पाई और 22/7 का तुलनात्मक चार्ट। अब देखो इसमें मैंने विशेषता, टाइप, दशमलव मान, सटीकता, उपयोग, एक सारी चीज़ें लिखी हैं। लेकिन मैं आपको ये भी चीज़ बता ही चुका हूँ कि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू आज तक डिसाइड नहीं है। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू आज तक नहीं डिसाइड है, क्योंकि पाई को किसी एक व्यक्ति ने नहीं खोजा था। इसका एक इतिहास रहा है, एक प्राचीन काल से, बेबीलोन की सभ्यता से ही, प्राचीन में बेबीलोन, फिर आगे बढ़ा, फिर आर्यभट्ट, ये फिर तमाम, फिर विलियम जोन्स लास्ट में आए। तो ये एक क्रम है पाई के विकास का, किसी ने कुछ खोजा, किसी ने कुछ खोजा। तो कोई एक व्यक्ति को नहीं कहा जा सकता कि इसने पाई की खोज की, ठीक है। पाई की वैल्यू भी आप जानते होंगे, पाई कैसे निकाला जाता है। जैसे कहा जाता है कि सरकमफ्रेंस, माने ये जो पाई ये है सरकमफ्रेंस, ठीक, अब बटे डायमीटर, ये डायमीटर। तो पहले शुरुआत में प्राचीन सभ्यता में कहा गया कि ये जो डायमीटर है, इसी डायमीटर का 3 गुना जो है इसका क्या होता है, परिधि होती है, सरकमफ्रेंस होता है। तो परिधि में डायमीटर से क्या भाग देंगे तो मान इतना आ जाएगा। परिधि में सरकमफ्रेंस बाई डायमीटर इज इक्वल टू पाई। पाई इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस माने परिधि बटा व्यास डायमीटर, ये होता है पाई की वैल्यू। इससे पाई की वैल्यू निकलती है। किसी भी वृत्त की त्रिज्या आप मान लीजिए, फिर उसका डायमीटर निकाल लीजिए, फिर परिधि निकाल लीजिए, फिर डिवाइड कर दीजिए, पाई का मान आ जाएगा। तो पाई का मान आज तक डिसाइड नहीं है, क्योंकि सुपर कंप्यूटर के इस युग में
सुपर कंप्यूटर ने भी पाई का जो दशमलव मान है, जो दशमलव के बाद जो अंक आते हैं, लगभग 100 ट्रिलियन अंकों तक सुपर कंप्यूटर ने खोज की कर चुकी है। ठीक है, तो एक तरह से कहिए कि अभी भी पाई का एग्जैक्ट वैल्यू डिसाइड नहीं है। 100 ट्रिलियन अंक, दशमलव के बाद 100 ट्रिलियन अंक तक गए हैं सुपर कंप्यूटर, लेकिन एग्जैक्ट डिसाइड वो चीज़ नहीं है। ठीक है, 22/7 को एक साधारण गणित, जैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं साधारण गणित में, उसका रख लिया जाता है कि हाँ कैलकुलेशन आसान हो जाए, गणित के लिए वो हो जाए। लेकिन अगर जब टेक्नोलॉजी में यूज की जाएगी, जब साइंस में यूज की जाएगी, तो वहाँ पे पाई की एक्चुअल वैल्यू यूज की जाती है, 22/7 नहीं यूज की जाती है। इसीलिए 22/7 जो है केवल हम लोगों के गणित वालों में भी, जैसे छोटे मोटे जो सवाल क्वेश्चन, उसमें गणना को आसान बनाने के लिए यूज की जाती है 22/7। ठीक है, पाई की असली वैल्यू केवल टेक्नोलॉजी में और साइंस में यूज की जाती है, जब रिसर्च होती है तो। ठीक, तो पाई क्यों अपरिमेय है, मैंने बता ही दिया कि दशमलव के बाद जितने डिजिट्स आते हैं न वो रिपीट करते हैं, ठीक, और न वो रुकते हैं। अभी मैंने बताया ना कि दशमलव के बाद जितने भी डिजिट, आज तक 100 ट्रिलियन के लगभग सुपर कंप्यूटर ने खोज की है, 100 ट्रिलियन दशमलव के बाद अंक। 22/7 में कुछ अंकों के समूह हैं, वो बार बार रिपीट करते हैं, आप भाग देकर देख लीजिएगा। इसलिए 22/7 क्या है, परिमेय है, पाई अपरिमेय है। पाई का जो मान आता है उसको हम लोग भिन्न में कन्वर्ट नहीं कर पाते, क्योंकि दशमलव के बाद जो अंक आ रहे हैं ना वो रिपीटेड नहीं है, वो नॉन रिपीटेड है, वो एकदम। ठीक है, तो विशेषता पाई 22/7, प्रकार अपरिमेय, 22/7 परिमेय, दशमलव मान पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू है 3.14159265 डॉट डॉट डॉट। अभी तक सुपर कंप्यूटर ने 100 ट्रिलियन अंकों का खोज कर दिए इस दशमलव के बाद। परिमेय में 22/7 में 3.1428। अब देखिए यहाँ पे अंतर क्या है, हम लोग ज़्यादातर मान क्या लेते हैं, 3.14। इसमें 3.14 ठीक है, इसमें भी 3.14 ठीक है, लेकिन 14 के बाद की स्थिति देखिए, इसमें 1592, इसमें 2857। ठीक है, तो ये बड़ा है, 22/7 का जो मान आ रहा है इस पाई के मान से लगभग 0.04% बढ़ा है। मैंने लिखा भी यहाँ पे 0.04% बढ़ा है ये 22/7, इतना डिफरेंस है। लेकिन अब 0.04% गणित, सामान्य गणित के लिए, क्वेश्चन को सरल बनाने के लिए हम लोग 22/7 ही यूज कर लेते हैं पाई का मान। ठीक है, लेकिन अगर कोई टेक्नोलॉजी, कोई वैसी चीज़ है तो वहाँ पे माइन्यूट ध्यान दिया जाता है। ठीक है, सटीकता इसकी 100%, लगभग प्रतीक के रूप में 100%। पाई जो है प्रतीक के रूप में तो 100% है, इसकी तो भाई लगभग वाली है, क्योंकि पाई की जो 22/7 वैल्यू है ये लगभग की वैल्यू है गणित की सामान्य गणनाओं के लिए। उपयोग क्या है, वैज्ञानिक की उपयोग करते हैं पाई को, जो एक्चुअल वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू है। सुपर कंप्यूटर, इसकी गणना सुपर कंप्यूटर, वैज्ञानिक तमाम गणनाओं में। स्कूल के साधारण गणित में ये यूज होता है 22/7। तो 22/7 वही क्या है, ये 22/7 जिसमें भाग देने पे, 22 में 7 से भाग देने पे क्या होता है, शेष शून्य नहीं होता है, शेष शून्य कभी नहीं होता है। लेकिन दशमलव के बाद जो अंक आ रहते हैं, जो अंकों के समूह आते हैं, वो रिपीट करते हैं, इसलिए परिमेय में चला जाता है 22/7। अब पाई में ऐसा नहीं है। ठीक, तो कुछ रोचक तथ्य भी देखिए, मैंने लिखा है पाई डे भी मनाया जाता है। पता नहीं आप जानते होंगे कि नहीं जानते होंगे, तो आज जान भी जाएंगे। पाई डे मनाया जाता है, पाई अप्रॉक्सीमेशन डे भी मनाया जाता है। ठीक है, तो ये सब जानिए भाई, आपको तो बस वही आपकी जो सेलिब्रिटी हैं, जो आपके मॉडल हैं, उन्हीं का आप लोग बर्थडे और डे, दिवस सब जानते हैं, पाई के बारे में क्या जानेंगे। तो रोचक तथ्य में मैंने लिखा है कि पाई डे प्रत्येक वर्ष 14 मार्च को मनाया जाता है।
क्योंकि पाई का मान 3.14 लगभग है। अब देखिए 3.14 मतलब लगभग माना जाता है, ये 3.14 भाई माना जाता है गणित की साधारण गणनाओं के लिए। ये 14 को ले लिया गया क्या डेट, 3 को ले लिया गया मार्च, 14 मार्च, तो 3.14 मतलब 14 मार्च, ऐसे भी आपको याद हो जाएगा। तो 14 मार्च को पाई डे मनाया जाता है। पाई अप्रॉक्सीमेशन डे माने जो पाई का 22/7 मान अप्रॉक्सीमेशन में लिया जाता है वो 22 जुलाई को मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष 22 जुलाई। अच्छा ये मनाए क्यों जाते हैं, पाई सब क्यों मनाए जाते हैं? आपको गणित के प्रति, विज्ञान के प्रति आपको उत्साहित करने के लिए, क्योंकि आजकल हम लोग अंधविश्वास में डूब चुके हैं अच्छी तरह से, इतने डूब चुके हैं कि क्वेश्चनिंग खत्म हो गई है, प्रश्न पूछना ही खत्म हो गया है। आपको क्या लगता है? लगता यही है कि प्रश्न पूछ देंगे तो मेरी क्या हो जाएगी, मेरे ईगो को चोट लग जाएगी, तो ईगो खुद को बचाता रहता है। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर में अब देखिए सुपर कंप्यूटर क्या किया है, आज तक जो पाई के दशमलव के बाद वाला जो है 100 ट्रिलियन से भी ज़्यादा अंक खोजे जा चुके हैं सुपर कंप्यूटर से। चौथा 22/7 पाई के एग्जैक्ट वैल्यू से लगभग 0.04% बड़ा होता है, तो इतना अंतर है 0.04%। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं पाई के बारे में, इसको आप इसे नोट कर लीजिएगा पाई और 22/7 के बारे में। तो अब आज के बाद यदि किसी भी कोई भी पूछे कि पाई अपरिमेय है, 22/7 परिमेय है, जबकि दोनों को एक ही माना जाता है पाई बराबर 22/7, तो आप उसको बता दीजिएगा कि मेरे भाई पाई का मान 22/7 बस गणित की साधारण गणनाओं को आसान बनाने के लिए लिया जाता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पाई का मान 22/7 नहीं लिया जाता, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू ली जाती जो कि सुपर कंप्यूटर ने दशमलव के बाद 100 ट्रिलियन से ज़्यादा भी अंक खोजे जा चुके हैं। पाई डे भी मनाया जाता है, पाई अप्रॉक्सीमेशन डे भी मनाया जाता है। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में सेट होनी जानी चाहिए। ठीक है, तो आज की चर्चा हम लोगों ने ठीक ठाक कर ली है पाई से संबंधित और डेसिमल एक्सपेंशन से संबंधित, चूँकि डेसिमल एक्सपेंशन से भी ये भी जुड़ा था क्योंकि पाई अपरिमेय, ये गुत्थी सुलझ गई होगी आपकी। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग समाप्त करते हैं। आगे के लेक्चर में हम लोग योग फार्मूला तमाम चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप क्या करिए, इसको लेक्चर को देखिए, ऐसे संबंधित क्वेश्चन अपने मन से कुछ भी सॉल्व करिए, देखिए कैसे कैसे क्या होता है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू।